Okay, so we were to do question number 14, 15, and then 17, 18, 21, 23, 22, 23 and 25, right? ठीक है, चलिए आई होप आप क्वेश्चंस एक बार पढ़ के आए हैं घर से, या क्वेश्चंस आपने एक बार देखे हैं या आपने ट्राई किया होगा. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14? किसी ने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 14? ओके, क्वेश्चन में जहाँ ज्योमेट्री केस में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि क्वेश्चन में जहां आपको मैटर कम दिखे वहां पे हमारे लिए मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट? क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी के हिसाब से कैलकुलेट करके देनी पड़ती है. सो लेसर द डेटा, आपको थोड़ा सा वहां पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा. चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. क्या बोल रहा है? पी एक्स एंड क्यू वाई are medians of a triangle PQR with lengths 18 and 21 units respectively. ठीक है. If PX and QY intersect each other at 90 degrees, find the area of triangle PQR. Okay. So यहाँ पे आपको मीडियन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी. लेट अस सी क्या क्या यूज करना पड़ जाएगा. ओके, सो आपके पास एक ट्राइंगल है. ठीक है, और आपके पास दो मीडियन है. एज्यूम कर लीजिए मीडियन ही है. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? सपोज दिस इज पी एक्स, दिस इज क्यू वाई एंड दिस पॉइंट इज आर. ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? पी एक्स एंड क्यू वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री. कैन यू टेल मी इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या पॉइंट होगा? इस पॉइंट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. ये पॉइंट क्या है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. अगर दो मीडियन आपका एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो तीसरा मीडियन भी सेम पॉइंट से ही पास कर रहा होगा, बिकॉज अब दो अलग अलग पॉइंट पे तो मीट नहीं कर सकते. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट आपका है सेंटर. वेरी गुड, दिस पॉइंट इज योर सेंटर. अब जहां आपको सेंट्रोइड पता चल गया, वहां से क्या हो जाएगा? वहां से आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो. जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो हम सेंट्रोइड की यूज कर सकते हैं, दैट इज कि आपका सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, तो px का लेंथ जो है विच इज 18, ये pg का लेंथ हो जाएगा 12, gx का लेंथ हो जाएगा 6. सिमिलरली qg का लेंथ हो जाएगा 14, gy का लेंथ हो जाएगा 7. ठीक है, यहाँ पे हमको अलग अलग लेंथ मिलती. ओके, चलो अब सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं ट्राइंगल. ये देखो, ये वाला ट्राइंगल जो है PQG, इसका एरिया निकालना इज वेरी इजी. इसका एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, जिसका एक साइड 12 है, एक साइड 14. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट है डायरेक्टली, हाफ 12 इंटू 14. कितना हो गया इसका एरिया? इसका एरिया हो गया 80. ठीक है, अब इसके एरिया के हेल्प से मुझे ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है. अब यहाँ पे देखो, ये PQG जो है वो PQX, ठीक है, यहाँ पे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकता हूँ? ट्राइंगल PQG, दिस इज 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो दिस विल बी 2/3 ऑफ ट्राइंगल PQX. This will be equal to 2/3 of triangle PQX. अच्छा, PX जो है वो आपका मीडियन है, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा. तो यहाँ पे मैं PQX की जगह लिख सकता हूँ दिस इज हाफ ऑफ ट्राइंगल PQR. क्यों? क्योंकि एक मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया?
आपको यहाँ पे मिल गया ट्राइंगल पी क्यू जी, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया मिल जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स the area of triangle PQG. Your answer in this case will be 252 units. जो भी units होंगे तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 252 units. Okay, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ सबको? Is this question clear to everyone? Guys, you need to respond, please respond. ये clear है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. कैन यू टेल मी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, साइड एक्स वाई का आपको दे दिया है 12 यूनिट, वाई जेड का दे दिया है 10, एक्स जेड का दे दिया है 11. वाई पी एंड एक्स क्यू आर एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्टिंग आर, फाइंड वाई आर इज टू आर पी. ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको. पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं. ठीक है, हाँ, दो एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं यहाँ से, राइट? एक एक काम करते हैं, यहाँ से बना देते हैं. ठीक है, तो this is YP, this is ओके, और ये आपका हो गया पॉइंट Z. ठीक है, एंड ये आपका मीटिंग पॉइंट है R. R क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स कॉल्ड? एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, राइट. ठीक है, तो आपको तीनों साइड्स का लेंथ दे दिया है. आपको यहाँ पे बोल रहा है किसका लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है? वाई आर इज टू आर पी निकालने बोल रहा है. ओके, वाई आर इज टू आर पी अगर आपको निकालना है, ओके, ठीक है. तो अगर एक्स क्यू आपका एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे इसको सोचेंगे इस तरीके से कि अगर आपका एक्स क्यू जो है ये अगर आपका एक एंगल बाइसेक्टर है फॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो ये जो एक्स आर है ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा फॉर ट्राइंगल एक्स वाई पी, बिकॉज ये एंगल तो बाइसेक्ट हो ही रहा है ना इस पॉइंट पे, ये दोनों एंगल तो इक्वली है, राइट? तो एक्स क्यू लो या एक्स आर लो, वो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था
कि अगर आपका एक्स वाई या अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एडी आपका अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ए बी बाई ए सी का रेशियो लिखते हैं तो वो बी डी बाई डी सी के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही चीज यूज करेंगे। अगर एक्स आर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो अगर आप यहाँ से वाई आर इज टू आर पी निकालने की कोशिश करेंगे, वाई आर इज टू आर पी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बाई एक्स पी के इक्वल। ठीक है, एक्स वाई आपको पता है, एक्स पी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स पी आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो, दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर से। इफ वाई पी इज द एंगल बाइसेक्टर, वाई पी अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो वाई जेड बाई एक्स वाई दिस विल बी इक्वल टू जेड पी बाई एक्स पी। वाई जेड का लेंथ आपको पता है 10, एक्स वाई का आपको लेंथ पता है 12, जेड पी बाई एक्स पी जो होगा ये आपका 10:12 या फिर 5:6 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 5:6 के इक्वल हो गया। इसका टोटल लेंथ 11 है, सोच के देखो, इसका टोटल लेंथ 11 है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि आपका रेशियो 5:6 के फॉर्म का ही है। ठीक है, तो एक्सपी का लेंथ मिल गया 6, एक्स वाई का लेंथ आपको मालूम है 12, आपका आंसर वाई आर इज टू आर पी हो जाएगा 2:1। इन दिस केस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हमको करना था क्वेश्चन नंबर 17, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एक्स और क्यू वाई मीडियंस विच इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ऑल्सो एक्स जेड इज पैरेलल टू क्यू वाई, ओके, such that z lies on PR. Find the ratio of triangle QOX to that of quadrilateral OYZX। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल PQR। इसमें से हमको क्या करना है, तो यहाँ पे दो मीडियन ड्रॉ करना है। दो मीडियन ड्रॉ करना है, क्या क्या, PX एंड QY। ओके, PX ड्रॉ किया, दिस इज PX, दिस इज QY, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो XY मिल जाएगा हमको।
एक्स वाई निकालना है क्या? नहीं। ठीक है, तो दिस इज पी एक्स, दिस इज क्यू वाई। अब हमको क्या करना है, एक एक्जेड पैरेलल बनाना है किसके, क्यू वाई के। वी नीड टू ड्रॉ वन एक्जेड विच इज पैरेलल टू क्यू वाई। ओके, एक एक्जेड यहां से बना देते हैं। ये ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे दो मीडियन का मीटिंग पॉइंट है, तो ओ मस्ट बी दी सेंट्रॉइड। ठीक है, उसमें हम सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, इतना फिगर बन गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्यू ओ एक्स अपॉन ओ वाई जेड एक्स। ठीक है, चलो ठीक है, क्यू ओ एक्स तो निकल जाएगा। अगर मैं एक्स पी क्यू आर के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो क्यू ओ एक्स आराम से निकल जाएगा। क्यू एक्स कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पे, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलैटरल मिल रहा है हमको, हम एक काम करते हैं इन दोनों को पी क्यू आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों का रेशियो इजीली निकल जाएगा। तो पहले क्यू ओ एक्स पकड़ते हैं, ट्राइंगल क्यू ओ एक्स। क्यू ओ एक्स को देखो आप, ये हो जाएगा यहाँ पे 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, पी ओ इज टू ओ एक्स। तो क्यू एक्स हो जाएगा 1/3 ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एक्स। और सिंस आपका पी क्यू एक्स में भी देखो आप, ये जो पी क्यू एक्स है आपका, दिस ट्राइंगल पी क्यू एक्स यहाँ पे 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो पी क्यू एक्स हो जाएगा हाफ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्यू एक्स हमको मिल गया, क्यू एक्स इज 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे कौन से ट्राइंगल की, अब हम लोग बात करेंगे इस ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल पी एक्स जेड। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो ये वाला लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ पी ओ इज टू ओ एक्स अगर 2:1 है, ये दोनों ट्राइंगल तो ऊपर नीचे सिमिलर होगा, पी ओ वाई और पी एक्स जेड सिमिलर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, एक एंगल कॉमन है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक साइड का रेशियो पता है, पीओ इज टू ओ एक्स 2:1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पीओ इज टू पी एक्स, दिस विल बी 2:3। पीओ इज टू पी एक्स 2:3 है, तो पीओ इज टू पी एक्स अगर 2:3 है, तो ये चीज आपका पी वाई बाई पी जेड के भी इक्वल होगा, राइट, पी वाई बाई पी जेड के भी इक्वल होगा। तो सपोज करो अगर मैं इस टोटल लेंथ को 3x ले लेता हूं, इस टोटल लेंथ को अगर मैं 3k ले लेता हूं, तो ये लेंथ हो जाएगा 2k, ये लेंथ हो जाएगा k। इफ दिस लेंथ इज k, आप सोच के देखो, क्यू वाई जो है, क्यू वाई आपका मीडियन है, तो पी वाई और वाई आर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये 2k है, ये k है, तो ये लेंथ भी हो जाएगा k। इसका मतलब आपको यहाँ पे रेशियो मिल गया किसका, पी वाई इज टू वाई जेड इज टू जेड आर, ये हो जाएगा 2:1:1। ठीक है, अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, आप एक काम करिए, आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो निकाल नहीं सकते, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना या तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे आप एक काम करिए, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए।
और ये जो टोटल है, टोटल जो है दैट इज हाफ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हाफ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में से इतना और इतना माइनस कर दीजिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको ओ जेड वाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले यहां पे हम निकालेंगे ट्राइंगल पी ओ वाई। अगेन 2:1 का रेशियो, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ ट्राइंगल, 1/3 ऑफ ट्राइंगल। ये बेसिकली पीओवाई जो होगा, इसका एरिया आपका क्यू ओ एक्स के इक्वल होगा। कैसे, आप सोच के देखो, यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑफ ट्राइंगल पी एक्स आर, और 1/3 ऑफ ट्राइंगल पी एक्स आर मीन्स 1/6 ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पीओवाई का एरिया मिल गया। सेकंड, अब आप यहाँ पे देखो, ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पूरे ट्राइंगल। अगर मैं सिर्फ z पे देखूं, x से z पे आपने एक लाइन ड्रॉ की जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्राइंगल एक्स जेड आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट विल बी 1/4 ऑफ ट्राइंगल पी एक्स आर। पी एक्स आर इज हाफ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, so this will be 1/8 of triangle PQR। अब ये जो टोटल ट्राइंगल है आपका, दैट इज हाफ ऑफ ट्राइंगल PQR, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1/6 और 1/8, तो आपको मिल जाएगा ओ एक्स वाई जेड का एरिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ वाई जेड एक्स का एरिया, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस 1/6 माइनस 1/8। ओके, सो यहां से अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ये हो जाएगा आपका कितना, 8 - 6 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/24, तो ये हो जाएगा 12/24 माइनस 1/, ये हो जाएगा 11/24। 11 में आंसर आ रहा है। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे। व्हाट इज दैट स्मॉल मिस्टेक, अगर मैं इसका जो एरिया देख रहा हूं, मैं इसका एरिया बेसिकली दिस विल नॉट बी इक्वल टू 1/3। दिस विल बी इक्वल टू 2/3। ये 1/3 नहीं होगा, ये 2/3 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, ये 2/3 होगा तो ये 2/6 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा। दिस विल बिकम 1/3। ये 1/6 माइनस 1/8, दिस विल बी 1/24। अगेन आंसर नोट करना। ओके ओके ओके।
ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, आई विल सी टू इट। इसको देखेंगे एक बार और, मैं एक बार और इसको करेक्ट करके कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है, द प्रोसेस इज क्लियर, द प्रोसेस इज क्लियर। कैसे रिजॉल्व करते हैं ये समझ में आया सबको कि किस तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे उसको छोड़ के बाकी सबका एरिया निकाल लिया ताकि हम सबसे माइनस करके उसका एरिया निकाल सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आंसर एक बार और डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आई शो यू कि मैं इसका आंसर बता दूंगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इस केस में। ठीक है, जब प्रोसेस इज क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। इस केस में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना था, राइट? कैन यू टेल मी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? In an equilateral triangle ABC, PQR are midpoints of AB, AC, and PQ respectively. Join BC, PC, and BQ, and S is their intersection point. Let AR meet at and meet PQ at O. Find the area of triangle ABC. If area of triangle POS is 40 square units. Okay. चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इसमें PQR आपका मिड पॉइंट्स है। P किसका मिड पॉइंट है? सिंस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसमें क्या होता है, चारों पॉइंट आपका कोइंसाइड करता है। ऑल दी 4 पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। AB का मिड पॉइंट इज P, BC का मिड पॉइंट इज Q, दिस इज R। उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या बोल रहा है आपको, जॉइन PC एंड BQ। ओके, S इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ए इसको ज्वाइन कर दो, एंड ये बोल रहा है कि आपको ये O जो है, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इनका मीटिंग पॉइंट इज S। ठीक है, अब आपको बोल रहा है ट्राइंगल POS का एरिया, ये जो इतना एरिया है ट्राइंगल POS, दिस इज 40। आपको बोल रहा है पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल। इस मच एरिया आपको दिया हुआ है कि ये 40। इफ दिस इज 40, दिस शुड आल्सो बी 40। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ट्राइंगल का हाफ एरिया निकालेंगे। ठीक है, आधे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उसको डबल कर देंगे लास्ट में। ठीक है, सो ये 40 आपको पता है, तो चलिए देखते हैं यहां से हम क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द ब्यूटी इज कि आपका हर चीज ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल, राइट? यहाँ पे आपका मैक्सिमम चीज है, क्योंकि आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो सिमेट्रिक बहुत ज्यादा होगा, सिमेट्रिसिटी से बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व होती है। ठीक है,
सो एक काम करते हैं, किसी लेंथ को हमको एज्यूम करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, किसी एक लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी उसकी, ये पड़ेगी, छोड़ो देखते हैं हाउ टू स्टार्ट दिस। अच्छा, ये नीचे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो दिस मच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर मैं टोटल लेंथ को 2x ले लेता हूँ, इंडिविजुअल साइड का लेंथ अगर मैं 2x ले लेता हूँ, यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो अब देखो, आपने यहाँ पे दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, वो पैरेलल भी होगा एंड वो इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, एक्स एक्स ने मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ये टोटल लेंथ 2x है, तो ये टोटल लेंथ जो होगा, ये PQ का जो टोटल लेंथ होगा, ये होगा x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस हाफ इज x/2, दिस हाफ इज x/2, ठीक है। आप पूरे मीडियन का टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, आप पूरे मीडियन का टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। मीडियन का लेंथ हो जाएगा, अब देखो आप परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 2x, दिस इज x। आप मीडियन का लेंथ निकाल सकते हो। मीडियन का लेंथ कितना हो जाएगा, मीडियन का लेंथ हो जाएगा √4x² - x², तो ये हो जाएगा √3x। तो ये जो टोटल लेंथ है AR का लेंथ इज √3x, ठीक है। अच्छा, √3x में से ये जो SR होगा, सिंस ये सेंट्रॉइड भी है ये पॉइंट, तो ये जो SR है ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा x/√3, और ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2x/√3, जिसमें से A से लेके O तक का लेंथ, अब ये देखो यहाँ पे सब चीज हाफ हो रही है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। A से O तक का लेंथ हो जाएगा x, या A से O तक का लेंथ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये लेंथ x है, ये लेंथ x/2 है, A से O तक का लेंथ आप निकाल सकते हो। A से O तक का लेंथ हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, कितना हो जाएगा, √x² माइनस AO का लेंथ यहाँ पे हम निकाल लेंगे। AO का लेंथ हो जाएगा √x² माइनस x²/2, तो ये हो जाएगा √3/2x, ठीक है। AO का लेंथ हो गया √3/2x। आपको AS का लेंथ मिल जाएगा। AS का लेंथ कितना हो जाएगा, AS का लेंथ हो जाएगा आपका ये टोटल √3x है, टोटल आपका √3x है, राइट। टोटल √3x में से ये x/√3 है, तो ऑब्वियसली A से लेके S तक 2x/√3 होगा। क्यों, क्योंकि वो इसका 1/3 हमने निकाल लिया था, इसका 2/3 होगा 2x/√3, ठीक है। AS का लेंथ मिल गया। आप AS से क्या कर सकते हैं, SO का लेंथ निकाल सकते हैं। SO का लेंथ कितना हो जाएगा, SO का लेंथ हो जाएगा AS माइनस SO। AS कितना है 2x/√3, और AO कितना है, AO है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस √3/2x। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना था, हमको यहाँ पे √3 एज इट इज रहने देना था। यहाँ पे जो वैल्यू है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 2√3/3x। तो SO यहाँ से आपको मिल जाएगा 2√3/3 माइनस √3/2x। कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, √3x कॉमन निकल जाएगा, 2/3 माइनस हाफ, 2/3 माइनस हाफ करना है हमको। यहाँ पे 2/3 माइनस हाफ करेंगे तो क्या बचेगा, 4 - 3 1/6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/6 बचेगा, तो ये हो जाएगा √3/6x, ठीक है। तो SO का लेंथ हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, एरिया आप निकालोगे हाफ इंटू PO। PO है आपका x/2, SO है आपका √3/6x, दिस इज इक्वल टू
40। तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 4 इंटू x का नहीं, बेसिकली ये x स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। 40 इंटू 4 इंटू 6/√3। तो √3 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 2√3। ठीक है, आपको x स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या हो जाता है आपका? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। योर आंसर शुड बी √3x²। ठीक है, x स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है। x स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 40 इंटू 4 इंटू 2√3। ये जो टोटल वैल्यू आएगा ये मेरा इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका टोटल आंसर निकालेंगे तो 44 160, 160 इंटू 2 320, 320 इंटू 3 960, 960 is your correct answer in this case. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ सबको? इस क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर टू एवरीवन? एक बार और मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये मैंने पूरा 2x ले लिया, तो ये हो गया x। ठीक है, हमने यहाँ से AR का लेंथ निकाल लिया। AR का लेंथ हो गया √3x। PO का लेंथ हमको पता चल गया x/2 होगा। ठीक है, SO का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया? AR का लेंथ हमारे पास था, इसको 1/3 और 2/3 में स्प्लिट कर लिया। ये 2/3 में से AO का लेंथ माइनस कर दिया। AO का लेंथ माइनस कर दिया तो SO का लेंथ मिल गया। उस SO के लेंथ को यूज करके x स्क्वायर निकाला। x स्क्वायर निकाला, फिर उसको फाइनली एरिया के फॉर्मूले में पुट कर। ठीक है, question number 21. Can you tell me the answer to question number 21? क्या बोल रहा है इस केस में? The unequal side of an isosceles triangle is 2 centimeter long. The medians drawn to equal sides are perpendicular to each other. Okay. Find the area of triangle. Okay. एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, लिख लीजिए, बेटर रहेगा। द प्रॉपर्टी इज कि अगर आपके साइड्स इक्वल हैं तो उनके मीडियन का लेंथ भी इक्वल होता है। इफ द लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो जो आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उन पे, उन मीडियंस का लेंथ भी इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे आपको BC का लेंथ दे दिया है 2। तो आपने इक्वल साइड पे जो मीडियन ड्रॉ किए, AC पे जो आपने मीडियन ड्रॉ किया है और आपने AB पे जो मीडियन ड्रॉ किया है, इनका लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साइड का लेंथ आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं AX और BY। ठीक है, सपोज करो मीडियंस का लेंथ ले लेते हैं X। अगर मीडियंस का लेंथ X हो जाएगा, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये 2/3x हो जाएगा।
ये भी 2/3x हो जाएगा एंड बीच में आपका एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, बीच में अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 4/9x² प्लस 4/9x² इज इक्वल्स टू 4। ये 4 कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब यहाँ से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू से ही सफाइस कर जाऊंगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप सोचो, यहाँ पे मैं अगर इसको नाम देता हूँ BOC, आप यहाँ पे ट्राइंगल BOC का एरिया निकाल सकते हो। दिस विल बी हाफ ऑफ 4/9x²। ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ 4/9x², 2/3x इंटू 2/3x साथ में ले लिया तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 2/9x²। x² की जगह मैं 9/2 पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1। सो BOC का एरिया 1 है। आप सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ ये साइड से देखूं तो इसका एरिया विल बी 2/3 ऑफ BCX। दिस विल बी 2/3 ऑफ ट्राइंगल BCX एंड BCX जो है दैट इज हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC और इसका वैल्यू मुझे पता है 1। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया, आपने BOC में सिर्फ एरिया निकाल लिया, उसमें आपको उसी में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आई एम स्किपिंग, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। ठीक है, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोल रहा है? इन अ ट्राइंगल PQR, PQ बता दिया, QR बता दिया, मेजर ऑफ PQR is 60 degree, then what is the ratio of in radius to circum radius of triangle PQR? Okay. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करने वाले हैं, क्या होता है, आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको बता रहा हूँ ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रूव दिस एंगल इज दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल Q आपको दे दिया है 60 डिग्री, तो एंगल Q आपको दे दिया है 60 डिग्री। ठीक है, PQ आपको मालूम है, दिस इज 12 और QR आपको बता दिया है। ओके, इसको उल्टा कर देते हैं। PQ आपको दे दिया है 12 और QR आपको दे दिया है 4√3। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पे आपको एडजेसेंट साइड पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप अगर यहाँ पे cos 60 निकालो, सिंस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप cos 60 निकालोगे, cos 60 आपका कितना आना चाहिए? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? सॉरी,
नहीं कॉस नहीं, एक्चुअली साइन के फॉर्म में ही आएगा। लेट मी सी, क्यू इज 12, क्यू आर इज 4√3, cos 60 के फॉर्म में नहीं, बेसिकली sin 60 के फॉर्म में आएगा। क्यू आर 60 दे दिया आपको, क्यू आर हो जाएगा आपका 4√3, और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्यू आर हो गया आपका 60। ठीक है, क्योंकि है व्हाट वैल्यूज डू वी हैव, यहाँ पे पीक्यू हो जाएगा 12, how to prove this triangle is a right angle triangle, otherwise इस केस में इसका आंसर निकालना will not be possible। आप इसके अलावा इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ पे इसको राइट एंगल प्रूव करना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे the only possible thing यहाँ पे जो गड़बड़ है, that is the question is wrong। एक्चुअली ये PRQ होना चाहिए, ठीक है, PQR नहीं, PRQ होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही बैठेगा। इसके अलावा आपका और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, इफ दिस थिंग, मैं आपको बता देता हूँ, PRQ अगर 60 डिग्री है और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, PQ 12 हो जाएगा, QR जो होगा वो हो जाएगा आपका 4√3। आप यहाँ पे अगर tan 60 निकालोगे तो tan 60 आपका आ जाएगा 12/4√3, यहाँ पे आपको मिलेगा √3। तो इसका मतलब ये प्रूव कर देगा आपको, कहीं भी आपका अगर tan 60 √3 आ रहा है, कहीं भी आपका कोई भी साइन कॉस tan का वैल्यू फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब आपका ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन में आपका जो एंगल दिया है वो PQR दिया है, बट दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी PR। ठीक है, PQR से रिजॉल्व नहीं होगा, PRQ से रिजॉल्व। ओके, सो यहाँ पे आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है दो चीजें निकालनी है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस निकालना तो इजी है, सर्कम रेडियस कैसे निकलेगा, सर्कम रेडियस इज ABC/4R, सॉरी 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ABC क्या हो जाएगा, एक साइड पता है 12 है, एक साइड पता है 4√3, तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं, तीसरा साइड हो जाएगा √144 प्लस 30, ये हो जाएगा √192। √192 को आप क्या कर सकते हो, आप 8 से डिवाइड कर सकते हो क्या, 192 में क्या कॉमन निकाल सकते हैं,
192 में आप 64 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 8√3। ओके ठीक है, ये हो गया आपका 8 ठीक है। अच्छा, सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका सरकम रेडियस लिख सकता हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस हो जाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4√3। और यहाँ पे आपको ये निकालना है इन रेडियस, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 4√3। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 12 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाय 2। 12 प्लस 12√3 मतलब कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 1 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच जाएगा 6 इंटू 4√3, और ये 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। तो आपको अगर सरकम रेडियस बाय इन रेडियस का रेशियो निकालना है, तो दिस विल बी 4√3 डिवाइडेड बाय 4√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। 4√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस √3। अच्छा, उल्टा निकालना था क्या? हमने यहाँ पे कैपिटल आर बाय स्मॉल आर निकाला है, आपको स्मॉल आर बाय कैपिटल आर निकालना है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वाज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। ए बी ए सी एंड एंगल ए आपको दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ये एंगल बाइसेक्टर है, आपको पता है। ठीक है, ए बी आपको दिया है 4, ए सी आपको दिया है 3, और एंगल ए आपको दिया है 60 डिग्री। आपको लेंथ निकालने बोल रहा है ए डी का। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है जहां पे हम ए बी बाई ए सी को बी डी बाई डी सी के रेशियो से इक्वेट करते हैं, लेकिन वहां से हमको बी डी और डी सी मिले, हमको यहाँ से ए डी नहीं मिले। ठीक है, तो ए डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल ए डी सी का एरिया निकालेंगे। इसको हम ट्राइंगल ए बी सी के एरिया से इक्वेट करेंगे। तो एबीडी का एरिया कैसे निकलेगा? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सिंस ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दो साइड और उसके बीच का एंगल 4 इंटू ए डी इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू ए डी साइन 30 प्लस हाफ इंटू दूसरे केस में हो जाएगा 3 इंटू ए डी साइन 30। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हाफ अगर मैं कॉमन निकाल लूं, साइन 30 भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4AD प्लस 3AD, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स AD। और इसको हमको इक्वेट करना है हाफ इंटू 4 इंटू 3 साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 7/4 AD इज इक्वल टू 6√3/2। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 हो गया। यहाँ से आपको AD का वैल्यू मिल जाएगा, AD का वैल्यू हो जाएगा 12√3/7। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आगे बढ़े, इज इट क्लियर? ओके, सो ट्रायंगल्स वाला पार्ट हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आप एक काम करेंगे, आप शीट के क्वेश्चंस थोड़े से और सॉल्व करके देखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट आप बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है? हम लोग उसको एक बार और सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे सर्कल्स, ठीक है? तो आज हम लोग सर्कल्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल्स। अगेन सर्कल्स में हम प्रॉपर्टीज को अलग अलग टाइप से सेग्रीगेट कर सकते हैं, कुछ लेंथ बेस्ड होंगे, कुछ एंगल बेस्ड होंगे, कुछ एरिया बेस्ड होंगे, ठीक है? बट उसके अलावा भी हम लोग इसको एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सर्कल्स की प्रॉपर्टीज आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं कॉर्ड्स, फिर आते हैं सीकेंट्स, एंड फिर आते हैं tangents. So there can be properties based on chords, there can be properties based on secants, and there can be properties based on tangents, and there is a fourth category जिसमें आपका chords और tangents का mix वाला प्रॉपर्टी रहता है, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस 2-3 चीजें जो हमको मालूम होनी चाहिए। सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर is 2 pi, और there is one thing which is known as sector of a circle. सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि आप सर्कल का सिर्फ एक पार्ट ले लो, ठीक है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड बाय उसमें कितना एंगल है, उसमें कितना एंगल है, सेक्टर उससे डिफाइंड होता है। तो सेक्टर का एरिया होता है कितना? सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। पेरीमीटर निकालते समय ध्यान रखेंगे कि ये जो आप निकाल रहे हैं 2 पाई आर थीटा बाई 360, दिस इज ओनली द कर्व लेंथ। ये कर्व वाले लेंथ का वैल्यू इज 2 पाई आर थीटा बाई 360। लेकिन अगर आपको टोटल पेरीमीटर निकालना है तो आपको इसमें 2 आर भी ऐड करना पड़ेगा, ये आर और ये आर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालते समय ध्यान ये रखना है
कि आप 2 पाई या थीटा बाई 360 निकालेंगे, वो तो सिर्फ कर्वेचर का लेंथ है, बाकी उसके साथ साथ आपको दोनों साइड के रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका सिंपल वाला पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी कॉर्ड क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड किसको बोलते हैं? बेसिकली आप उसको एनी लाइन ही आप सर्कल के दो पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दीजिए, ये होता है कॉर्ड। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट को लेके आप ज्वाइन कर देंगे तो वो होता है कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, कैन यू टेल मी विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। डायमीटर से बड़ा कॉर्ड आपका हो नहीं सकता। तो एक कॉर्ड जो होता है वो आपके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो कम लेंथ वाला है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, जो ज्यादा लेंथ वाला है उसको हम बोलते हैं मेजर। ठीक है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आगे पहले लेंथ बेस्ड डिस्कस करेंगे, फिर एंगल बेस्ड डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर सेंटर मार्क करते हैं, सेंटर से आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, एंड इसका वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, दैट इज कि अगर कोई सेंटर से लाइन आके आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है उस केस में, वो आपका सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां से आपको दो प्रॉपर्टी मिलती है। पहली प्रॉपर्टी इज कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर आपका इफ देयर इज अ कॉर्ड, या सपोज करो आपके पास दो कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ का भी परपेंडिकुलर लेंथ आपका इस परपेंडिकुलर लेंथ के इक्वल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। इसको हम लिखते इस तरीके से हैं कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। सेंटर से इक्विडिस्टेंट कैसे बता रहे हैं आप? कि उसका परपेंडिकुलर लेंथ जो है सेंटर से वो सेम है। इसका मतलब कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है। इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट तो उस केस में क्या होता है, कॉर्ड्स का लेंथ आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है, या इसका भी वाइस वर्सा इज ट्रू। अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, और अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम हुआ तो कॉर्ड आपके इक्वल इन लेंथ होंगे। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई?
ठीक है, इसको 4 अलग अलग करके लिख लीजिएगा, हमने एक ही में रिप्रेजेंट कर लिया है इसको। ओके ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब आ जाते हैं एंगल बेस्ड प्रॉपर्टीज पे। एंगल बेस्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ पे? एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, ये जो आर्क है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक एंगल बनाएगा। अगर किसी तीसरे पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये एक एंगल बनाएगा। एंड आप मल्टीपल नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे बना सकते हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे एक और एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एंगल बनाया। तो ये जो एंगल बना है ना, इफ दिस एंगल इज थीटा, this angle will also be theta and this angle will also be theta। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, किसी भी कॉर्ड का एंगल जो होता है, किसी भी कॉर्ड का एंगल होता है सेम आर्क पे अगर आप रख, या तो आप मेजर आर्क सेलेक्ट कर लो या तो आप माइनर आर्क सेलेक्ट कर लो, दोनों में से अगर आप सेम आर्क पे बना रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सारा का सारा एंगल जो होगा वो इक्वल। ठीक है, आप जितना भी आप इस कॉर्ड के साथ कोई भी एक पॉइंट ले लो, सेम आर्क पे आपने सेम एंगल सेम आर्क पे लिया है तो सेम एंगल होगा ही, दैट इज कंपल्सरी। सेम आर्क पे रहा तो सेम एंगल आपका होगा। ठीक है, मैं कुछ इसमें से हटा देता हूं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको पता चल गया ये एंगल जो है, इफ दिस एंगल इज थीटा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो वो सेंटर पे ऑपोजिट साइड पे 2 थीटा बना रहा हो। अगर वो थीटा है, उसके ऑपोजिट वाला, मतलब ये सेम साइड वाला हो गया बड़ा वाला एंगल, ऑपोजिट साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऑपोजिट साइड वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी तक मेजर आर्क में बना रहा था, मैं माइनर आर्क पे कोई एंगल बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ सम एंगल इन माइनर आर्क, अगर ये थीटा है तो इस एंगल का वैल्यू जो है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, माइनर आर्क पे, वो मेजर आर्क पे अगर वो थीटा बना रहा है तो वही कॉर्ड के एंड्स को यूज करके अगर मैं माइनर आर्क पे कोई एंगल बनाऊं तो वो हमेशा 180 माइनस थीटा ही होगा। क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 चीजें डिस्कस की। पहला, कॉर्ड से अगर आप सेम आर्क पे एंगल बना रहे हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा, सेंटर पे अगर आप बनाओ तो ऑपोजिट साइड पे ट्वाइस दी एंगल बनता है। और अगर मेजर आर्क में आपने या माइनर आर्क पे आपने थीटा बनाया तो मेजर आर्क पे उसी कॉर्ड को यूज करके आप जो एंगल बनाओगे उसका वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डायमीटर की। डायमीटर कितना एंगल बनाता है? कैन यू टेल मी, डायमीटर कितना एंगल बनाता है? अगर मैं डायमीटर को यूज करके
को एंगल बनाऊं तो ये 180 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो कभी भी आप अगर एक कॉर्ड के एंड पे देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि वो आपका डायमीटर। ठीक है, यहां से दो चीजें, एक तो डायमीटर आपका हमेशा 90 डिग्री बनाता है, दूसरा अगर कोई कॉर्ड आपका 90 डिग्री बना रहा है तो वो आपका डेफिनेटली डायमीटर ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स दो कॉर्ड जो इंटरसेक्ट करते हो। सपोज करो ये आपका एक कॉर्ड है और ये आपका एक कॉर्ड है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ पी ए, सर पी ए, ए बी सी डी देते हैं। जैसे सपोज ए बी एंड दिस इज सपोर्ट सी डी एंड दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपकी होती है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। कोई भी कॉर्ड हो उसके लिए ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं सीकेंट की प्रॉपर्टी। ये लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि देयर इज सीकेंट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है जो हम यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस। यहाँ पे पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी हो रहा है ना, यहाँ पे भी वही चीज होता है। सीकेंट का मतलब होता है बेसिकली कॉर्ड का एक्सटेंशन। आपने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया एंड वहां से आपने क्या किया, वहां से आपने सर्कल को दो पॉइंट पे टच करवाया। ठीक है, टेंजेंट इज समथिंग जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, और सीकेंट इज समथिंग जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है। सो दिस इज नोन एज अ सीकेंट। तो सीकेंट में आपके पास क्या होता है, पी ए बी पी सी डी। सीकेंट की इकलौती प्रॉपर्टी यही होती है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ध्यान रखेंगे पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू ए बी नहीं। ठीक है, पी ए और ए बी नहीं, सॉरी, पी ए इंटू पी बी। पी ए दिस मच लेंथ, छोटा वाला लेंथ, पी बी बड़ा वाला लेंथ इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। एंड इसी का एक और वेरिएशन है, जब आपका दोनों में से एक चीज टेंजेंट हो जाती है। अगर मान लो दोनों में से कोई एक चीज टेंजेंट हो गई, टेंजेंट मतलब क्या हो जाता है आपका, टेंजेंट इज समथिंग जो आपका सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। ठीक है, सर्कल को अगर एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर आपका सपोज करो पीटी टेंजेंट है और पीएबी अगर आपका सीकेंट है, तो यहाँ पे पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तीन चीज सबको क्लियर हुई।
इतना क्लियर हुआ सबको? ये तीन प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई? यहाँ पे हमने तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अगर दोनों कॉर्ड है तो पी ए इंटू पीबी पीसी इंटू पीडी सेम चीज अप्लाई होती है कहाँ पे? जब दोनों सिकेंड होता है तब भी। ठीक है, दोनों सिकेंड होता है तब भी अप्लाई होती है। कैसे? लेकिन वहां पे क्या होता है, पी ए इंटू पीबी होता है, आपको एक लेंथ को दो बार डबल लेना पड़ता है, मतलब एक छोटा लेंथ और एक बड़ा लेंथ। सिमिलरली एक सीकेंड और एक टेंजेंट हो जाता है तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई। यहाँ पे हमारी सेकंड की प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारी टेंजेंट और सेकेंड से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो भी कंप्लीट हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इज टेंजेंट्स। व्हाट आर टेंजेंट्स? टेंजेंट्स जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया, टेंजेंट्स क्या होते हैं? जो आपका एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं, सिंगल पॉइंट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंट आपको एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। ठीक है, तो चलिए टेंजेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करती हुई लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इस केस में? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, अगर आपने एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट का लेंथ? टेंजेंट का लेंथ मतलब होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, पहला पी ए और पीबी इक्वल होगा, दूसरा सेंटर से आप पी ए पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करता हो, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंड देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सपोज करो ये एक टेंजेंट है, आपने इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दो कॉर्ड बनाए एंड उनका जो एंड पॉइंट था उनको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपने उनके एंड पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने दो कॉर्ड बनाए और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इसका जो ऑपोजिट वाला एंगल होता है ये भी हो जाता है थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ x, इफ दिस एंगल इज x, तो इसके अल्टरनेट वाला एंगल भी हो जाएगा x। ठीक है, दिस इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? This much is clear to everyone?
ओके चलिए, देयर इज वन मोर थिंग, लास्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स की बात कब होगी? कॉमन टेंजेंट्स की बात कब होगी? जब आपका देयर आर मोर देन वन सर्कल, मतलब आप 2 सर्कल में कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, 3 सर्कल में कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, एंड सो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2 सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम तक जाएंगे। ठीक है, सो आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू गेस कि 2 सर्कल के बीच में मिनिमम से मिनिमम कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? अब आप कभी भी सर्कल बनाओगे तो पॉसिबली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कॉमन टेंजेंट तो बन सकता है, बट देयर आर केसेस जहां पे कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये सर्कल देखो, एंड इसके अंदर मैं अगर एक सर्कल और बनाऊं, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन टेंजेंट होगा? ये दोनों सर्कल के बीच में कोई कॉमन टेंजेंट होगा क्या? पॉसिबल है क्या? सोच के देखो कि अगर आप अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनाओगे तो वो बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो जाएगा। सो दिस इज द केस, दिस इज द वेरी फर्स्ट केस जहां पे आपको कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलता, जहां पे आपको कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलता। ठीक है, सेकंड वाला केस, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल को धीरे धीरे थोड़ा बाहर लेके जाऊंगा, एंड आई विल ऑब्जर्व कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं छोटे वाले सर्कल को बड़े वाले सर्कल से इंटरनली टच करवाऊंगा। सो इंटरनली टच करने से क्या होगा? इंटरनली टच करने से ये होगा कि ये जो कॉमन इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो आपका दोनों के लिए टेंजेंट होगा, राइट? सो दिस इज द केस जहां पे आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाता है 1। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस इज 1। ठीक है, अब मैं अंदर वाले सर्कल को थोड़ा सा और बाहर लेके जाता हूं। अंदर वाले सर्कल को हम थोड़ा सा और बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा उस केस में? ये बनाया एक सर्कल, ये बनाया दूसरा सर्कल। ठीक है, अब इस केस में आपको कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं? यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो गया है 2। ठीक है, दिस इज द थर्ड केस जहां पे आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो गया 2। अब सर्कल को थोड़ा सा और बाहर लेके जाते हैं। अब हम लोग अभी उसको इंटरनली टच करा रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसको एक्सटर्नली टच कराएंगे। एक्सटर्नली टच कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनको एक्सटर्नली टच कराया, एक्सटर्नली टच कराया तो एक ये कॉमन टेंजेंट हो गया, एक ये कॉमन टेंजेंट हो गया आपका, और इन दोनों के अलावा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये टच कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट ऑफ एक कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। तो दिस इज द केस जहां पे आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है वो 3 मिलता है। देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस।
और लास्ट जब मैं दोनों को एकदम ही सेपरेट कर दूं, दोनों को मैंने एकदम ही सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना मिलेगा, ये 1, ये 2, 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप अगर यहाँ से अक्रॉस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 कॉमन टेंजेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएगा 4। देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस। तो ये पांचों केस सबको क्लियर हुआ। ये पांचों केस सबको क्लियर हुआ। देयर आर 5 केसेस, 2 सर्कल के बीच में there can be 0 common tangents, there can be 1, there can be 2, there can be 3 as well as there can be 4। तो आपको कभी भी बोलता है कि कॉमन टेंजेंट 2 है तो आपको कौन सा केस यूज करना है, आपको ये वाला केस यूज करना है। कभी भी आपको बोलता है 4 कॉमन टेंजेंट है तो आपको कौन सा केस यूज करना है, आपको ये वाला केस यूज करना है। अब कॉमन टेंजेंट्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो 2 बाहर वाले हैं ना, ये जो हर बार आपको 2 बाहर वाले मिल रहे हैं, यहाँ पे जो 2 बाहर वाले मिल रहे हैं, यहाँ पे जो 2 बाहर वाले मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डीसीटीज। बाहर वाले दोनों को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और ये जो आपका यहाँ पे जो अक्रॉस वाले हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। जब दो ओवरऑल जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे लास्ट में हम 2 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के सम का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? ओके, सो आज हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में वी विल डू सर्कल्स के क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट यू विल हैव मेंसुरेशन की क्लास। विद दैट योर ज्योमेट्री पार्ट विल बी ओवर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, otherwise the class is over from my side. We will continue in the next class.